राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्रहित सर्वोपरि या राष्ट्र सर्वोपरि, ऐसे आदर्श वाक्य इस दौर में खूब सुनाई देते हैं, खासतौर पर उन लोगों की बातों में जो मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं। लेकिन मोदी जी जिस सत्ता के मुखिया हैं, उसकी एक व्यावहारिक विचारधारा है। राष्ट्र सर्वोपरि में एक शब्द बदल दीजिए तो वो विचारधारा सामने आ जाती है, और वो है सत्ता सर्वोपरि। और ये अद्भुत विचार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच क्या है ये आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। सत्ता ही सर्वोपरि, यानी जो कुछ हो जाए, जो कुछ करना पड़े, सत्ता से बढ़कर के कुछ नहीं। हालांकि ये मोदी जी की व्यावहारिक विचारधारा है। इससे अलग मौजूदा सत्ता की एक आधिकारिक विचारधारा है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा। वहीं से भारतीय जनता पार्टी भी निकली है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। उसी आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत कहते हैं कि पहलगाम हमले के बाद सभी राजनीतिक दलों ने एकता दिखाई। सरसंघ चालक कहते हैं कि हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, शासन प्रशासन ने भी दृढ़ता दिखाई, समाज ने भी एकता का संदेश दिया, और राजनीतिक दलों ने भी आपसी समझदारी दिखाई। वो कहते हैं कि ये सामंजस्य आगे बने रहना चाहिए। भागवत जी के बयान की खासियत यह है कि उन्होंने सेना के पराक्रम को शासन प्रशासन यानी सत्ता से अलग रखा। इसी के साथ सभी राजनीतिक दलों को बराबर का महत्व दिया। यहां सत्ता अलग है और राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अलग, यानी बीजेपी और कांग्रेस को संघ प्रमुख ने बराबर का महत्व दिया। और पहलगाम हमले के बाद जो हालात बने, उन हालात में दोनों पार्टियों के व्यवहार को बराबर की समझदारी वाला माना। तो फिर आज एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की ये राजनीति कहां से आ गई? संघ प्रमुख का बयान बहुत पुराना नहीं है, बल्कि इसी कीचड़ उछालने वाली राजनीति के बीच ये जो 5 जून गुजरा है, उसी 5 जून को दिया गया है। क्या मोहन भागवत अपने बयान के जरिए सत्ता को कोई संदेश दे रहे हैं? सेना के पराक्रम पर विशुद्ध राजनीति करने वाले अपने प्रचारक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई संदेश दे रहे हैं, या फिर सत्ता की ओर से कांग्रेस और विपक्षी दलों को कोई नसीहत देना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि संघ प्रमुख चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इन दोनों ही पहलुओं में जो टकराव है वो हर तरह से नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करता है, और उनकी पूरी बीजेपी को भी। अगर इस टकराव को मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच का टकराव मान लिया जाए, तब भी सवाल मोदी और उनकी सत्ता के तौर तरीकों पर ही उठते हैं, जिन्हें संघ प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक कई मौकों पर उठा चुके हैं। 2024 के चुनाव के बाद भागवत ने मोदी जी के मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाने जैसे भाषणों पर प्रहार किया था। उन्होंने चुनावी भाषणों में धार्मिक और सामाजिक विभाजनों को बढ़ावा देने की आलोचना की थी। भागवत ने कहा था कि चुनाव को युद्ध की तरह नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देखना चाहिए। साथ ही ये भी कि अहंकार एक असली सेवक का लक्षण नहीं होना चाहिए। जो कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहता है, अहंकार नहीं आता है जिसके भीतर, वही असली सेवक कहलाने का अधिकारी है। और आप तो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी काफी समय से, कई वर्षों से खुद को प्रधान सेवक कहते आए हैं। खैर, हम और क्या कहा था मोहन भागवत जी ने, उस पर आते हैं। जब 2024 चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने की बात कही थी, वो सब तो आपको याद ही होगा। उस पर संघ प्रमुख ने संकेतों में काफी तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर देवता, भगवान और फिर विश्व रूप। यहां तक कि राम मंदिर को लेकर भी भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण केवल आस्था का विषय है, लेकिन इससे कोई नेता हिंदुओं का असली प्रतिनिधि नहीं बन जाता। तो ऐसे कई मौके आए जिन्हें संघ और मोदी के बीच
टकराव के तौर पर देखा गया। सबसे बड़ा टकराव तो मोदी की 75 वर्ष की उम्र और प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने को लेकर के है। संघ हमेशा से नए नेतृत्व की बात कर रहा है, क्योंकि संघ कभी भी व्यक्तिवादी नहीं रहा, वो संगठन को प्राथमिकता देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की शैली सिर्फ मैं, मेरी और मोदी की गारंटी वाली है, यानी मोदी कुर्सी छोड़ने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या मोहन भागवत का इशारा ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी की जो सियासत है, उस सियासत को कटघरे में खड़ा कर रहा है? क्या मोहन भागवत का बयान राहुल गांधी की बातों का समर्थन कर रहा है? सीज फायर को लेकर के जब ट्रंप बीच में कूद पड़े, तो शुरू में ही संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लंबा चौड़ा लेख इसी बात पर लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो। इस लेख ने भी यही संकेत दिए थे कि संघ भी कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि सीज फायर में अमेरिका का कोई ना कोई दखल हो सकता है। हालांकि लेख में सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन सरकार को यह नसीहत जरूर दी गई थी कि ट्रंप या अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और यही बात कांग्रेस कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है, जिसे बेहद तीखे और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने उठा दिया, तो सत्ता और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई। अब अगर संघ प्रमुख भी सभी राजनीतिक दलों को समझदार बता रहे हैं, तो फिर मौजूदा कीचड़ पॉलिटिक्स के कटघरे में तो सत्ता और सत्ताधारी पार्टी ही आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और बीजेपी आती है। क्योंकि सवालों के जवाब देने की जगह सत्ता और सत्ताधारी पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग बहुत हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसी की आड़ में देश की आजादी के संघर्ष से जुड़े नेताओं और देश को गढ़ने वाले नेताओं पर भी कीचड़ उछाला जा रहा है। राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। सत्ता और बीजेपी की प्रवक्ता 1000 साल की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस के डीएनए की बात कर रहे हैं। जब मोदी सत्ता और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के डीएनए की बात करती है, तो उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी शामिल हैं, जिनकी जन्म और पुण्यतिथि पर खुद प्रधानमंत्री जी भी उन्हें नमन करते हैं और संघ प्रमुख भी। पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता मानता है और वो महात्मा गांधी भी कांग्रेसी थे। नड्डा साहब जो कीचड़ उछाल रहे हैं, उसके छींटे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तक भी जाते हैं, जिनकी विशाल प्रतिमा नरेंद्र मोदी ने ही बनवाई है। ये दोनों नेता गुजरात से ही थे। संघ प्रमुख का बयान नड्डा जी के ट्वीट के बाद आया है। क्या इसमें भी कोई कनेक्शन हो सकता है? अगर सरसंघ चालक के बयान का दूसरा पहलू देखें, तब भी कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आएंगे और उनकी सत्ता ही आएगी। अगर संघ प्रमुख और कांग्रेस और राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं, तो कांग्रेस संघ प्रमुख के जरिए ही अपने सवाल मोदी सत्ता के सामने उठा सकती है, क्योंकि सवाल तो बेमानी है नहीं। जिन सवालों से प्रधानमंत्री, उनके मंत्री और उनकी पूरी पार्टी सब के सब बच रहे हैं, वो सवाल तो देश के हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आरएसएस के मुखपत्र में अमेरिका को लेकर के इतना लंबा चौड़ा लेख क्यों छपता? अगर आरएसएस के मुखिया बीच में आकर इस कीचड़ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं, तब भी पहले सत्ता पक्ष को सेना के नाम पर की जा रही अपनी सियासत पर फौरन ब्रेक लगाना होगा और हर सवाल का जवाब भी देना होगा। सवाल जितने भी हैं, सब गंभीर हैं और बुनियादी हैं, जिनके केंद्र में मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली ये कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार कौन है, यह तय होना जरूरी है। दूसरी बात, सेना की बढ़त के बाद भी अचानक सीज फायर क्यों किया गया? सत्ता इसे सेनाओं के डीजीएमओ का फैसला बता रही है। सेना के अपमान का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन यह बात तो पूरा देश समझता है कि ऐसे फैसले सेनाएं नहीं लेती हैं, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व ही ऐसी बातों को तय करता है। खुद प्रधानमंत्री
अपने एनएसए और सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की तस्वीरें जारी करवाते हैं। खुद प्रधानमंत्री भरी सभा में दम भरते हैं कि मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। तो जब आपने ही सेना के हाथ खोले तो फिर सेना के उन्हीं हाथों को बांधा किसने? क्या खुद सेना ने अपनी मर्जी से अपने हाथ बांध लिए? क्या पाकिस्तान के रिरियाने पर, गिड़गिड़ाने पर भारतीय सेना ने खुद से ही संघर्ष विराम का फैसला ले लिया? आप, आपकी पार्टी, आपके समर्थक चाहे जितने तरह की दलीलें गढ़ लें, देश की जनता को यह सीज फायर वाला माजरा समझ में आ चुका है और ठीक से आ चुका है। जब खुद प्रधानमंत्री सेना के नाम पर सड़क पर उतरकर क्रेडिट ले रहे हैं तो सत्ता सवालों से भला कैसे बच सकती है? कांग्रेस पर कीचड़ उछालकर क्या जनता को भरमाया जा सकता है? जबकि जनता के सामने सब कुछ है। 1971 भी उसी का एक हिस्सा है, जिसे लेकर के तीसरा और सबसे अहम सवाल देश पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के आपसी मुद्दे में अमेरिका कैसे कूद पड़ा? अगर पाकिस्तान ऐसा चाहता भी रहा हो तो भारत ने ऐसा होने क्यों दिया? ट्रंप खुलेआम अपने देश की अदालत और दूसरे देशों में जाकर भी ये डंका कैसे पीट रहे हैं? और इससे भी ज्यादा चिंता की बात कि ट्रंप के दावे को अब रूस का भी समर्थन मिल गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सहयोगी हैं, नाम है यूरी उशाकोव। उशाकोव साफ साफ कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ट्रंप की सीधी भागीदारी के चलते रुका। उशाकोव ने यह भी कहा कि इस संबंध में ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर चर्चा भी हुई थी। अब ट्रंप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो कुछ बोल रहे हैं उसे दुनिया के दूसरे देश भी मानने लगे हैं। बाकियों का तो छोड़ दीजिए, भारत का परम मित्र रहा देश रूस भी ट्रंप की बात को सच मान रहा है। यह क्या भारत की विदेश नीति और कूटनीति की तगड़ी शिकस्त नहीं है? क्या आप लोगों ने गिना? 1 नहीं, 2 नहीं, 9 बार वीडियो पर और 2 बार ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ सीज फायर का श्रेय लिया है, जो कि हमारी संप्रभुता पर खतरा है, बल्कि उन्होंने यह भी बार बार कहा है कि मैंने व्यापार के नाते, मैंने ट्रेड के चलते सीज फायर कराया। कल रात को उन्होंने यह बात फिर से कही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बात हुई। कल क्रेमलिन से ऑफिशियल वक्तव्य आता है और उसमें कहा जाता है कि उस फोन की बातचीत जो 75 मिनट, सवा घंटे तक चली, उसमें इंडिया पाकिस्तान का जिक्र हुआ और उसमें श्रेय दिया जा रहा है। तो अब सिर्फ अमेरिका ये नहीं कह रहा, रूस भी मान रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करके सीज फायर कराया। किसी को नहीं पता सीज फायर की क्या कंडीशन थी, किसी को नहीं पता सीज फायर क्यों कराया गया, किसी को नहीं पता हमारी सेना आक्रामक थी, उसके हाथ क्यों बांधे गए। और असलियत यह है कि सरेंडर प्रधानमंत्री की चुप्पी चीख चीख कर यह बयां कर रही है कि उन्होंने दबाव में आकर सीज फायर किया। अभी ट्रंप ने ताजा परसों यानी शुक्रवार को भी अपनी उसी बात को दोहराया जिसे वो बार बार कह चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच एक परमाणु युद्ध की संभावना को खत्म किया। दोनों देश एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार थे। मैंने दोनों तरफ के नेताओं से बात की, व्यापार का हवाला दिया और कहा कि अगर आप दोनों एक दूसरे पर बम फेंकेंगे तो हम व्यापार में शामिल नहीं होंगे और हम व्यापार नहीं करेंगे आपके साथ। ट्रंप यही बार बार कहते आ रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात करके युद्ध रुकवा दिया। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे ट्रंप की बातों को झूठा क्यों नहीं बता रहे हैं, बल्कि दर्जन भर बार ट्रंप के एक ही सुर में बोलने के बावजूद प्रधानमंत्री खामोश हैं। लेकिन वो खामोश बैठे नहीं हैं, बल्कि उसी मुद्दे पर अपनी सियासत साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में तो कोई भी राजनीतिक दल सवाल करेगा और कर रहा है। और कांग्रेस के पास ऐसी स्थिति में अपने एक प्रधानमंत्री का उदाहरण है जिसे वो दे रही है। स्वाभाविक रूप से वो देगी कि कैसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने अमेरिका की फौज तक को ठेंगे पर रख लिया था, नजरअंदाज कर दिया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता सवालों का जवाब ना देकर के जितनी ज्यादा इस पर राजनीति करेगी,
उतना ही ज्यादा वो खुद इस कीचड़ पॉलिटिक्स के दलदल में फंसती जाएगी। क्योंकि जनता हर वक्त इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही प्रधानमंत्रियों का अमेरिका के सामने जो रुख था उसको साफ साफ देखती रहेगी, तुलना करती रहेगी। इसीलिए कांग्रेस ने भी अब नरेंद्र मोदी के चुनावी राष्ट्रवाद का सच गांव गांव तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस की इस रणनीति को असल में मोदी सत्ता और बीजेपी ही आगे बढ़ाएगी। सवालों से बचते हुए जितना ज्यादा वो लोग कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे, सारे सवाल उतनी ही मजबूती से हर बार उभर करके सामने आएंगे। और सामने आएगा कांग्रेस का वो दौर जब अमेरिका की परवाह किए बगैर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नाम पर पिछले 11 साल में जिस चुनावी राष्ट्रवाद को गढ़ा है, उसमें लोग पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले प्रधानमंत्री को ही पसंद करेंगे। और कमाल की बात यह है कि तुलना करने का यह मौका मोदी सत्ता की मौजूदा राजनीति सामने लेकर के आई है। इस तुलना के साथ कुछ और सवाल खुद ब खुद खड़े होते हैं, जैसे जिस बांग्लादेश को हमने ही बनाया था वो आज मोदी जी के दौर में हमारा दुश्मन कैसे बन गया? बांग्लादेश चीन की गोद में जाकर क्यों बैठ गया? चीन पाकिस्तान का सगा क्यों हो गया, जबकि झूला तो उसे प्रधानमंत्री मोदी झूला रहे थे? चीन के साथ रूस कैसे आ गया? वो तो भारत का सबसे पुराना दोस्त रहा है। क्या रूस भारत से इसलिए दूर हुआ क्योंकि मोदी जी अमेरिका से जाकर के चिपक गए और ट्रंप को माय डियर फ्रेंड बना लिया उन्होंने? तो फिर अपने दूसरे टर्म में ट्रंप मोदी जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? यानी बात घूम फिर कर वहीं आ जानी है, सर्कुलर सर्कल की तरह, गोल चक्कर की तरह। क्योंकि ऐसा देश में किसी भी पार्टी और किसी भी प्रधानमंत्री के दौर में नहीं हुआ। बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी नहीं। लेकिन हमारी कूटनीति इस तरह विफल हो चुकी है कि जिस पाकिस्तान को हमने दरकिनार कर दिया था, और यह बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का 2014 के पहले अचीवमेंट था कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर आतंकी मुल्क की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था और दुनिया भी पाकिस्तान को उसी नजर से देखती थी। हमारी सेना के शूरवीरों ने, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन एकदम से सीज फायर करके ट्रंप के सामने सरेंडर कर मोदी जी की विफल नीति ने आज पाकिस्तान को हीरो बना दिया और वो दुनिया भर में धड़ल्ले से घूम रहा है। असलियत यह है कि आप आईएमएफ के $3 बिलियन से ज्यादा की एड को ना रुकवा पाए और ना एक भी मुल्क को अपने साथ इसके विरोध में खड़ा कर पाए। 1 जून को मोदी जी एडीबी के प्रमुख से मिलते हैं, 3 जून को एडीबी $800 मिलियन पाकिस्तान को दे देता है। हम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, हम वर्ल्ड बैंक का ब्यौरा दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 बिलियन वहां पर निवेश करने जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की उस समिति का उपाध्यक्ष बना है जो काउंटर टेररिज्म पर है। आतंकवाद के विरोध में जो समिति बनी है उसमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान उपाध्यक्ष बनाए और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्ली अब दूध की रखवाली करने जा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लगता तो यही है कि बेहद तीखी होती राजनीति के बीच संघ प्रमुख जब सभी राजनीतिक दलों की समझदारी और एकता की बात करते हैं तो असल में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सत्ता और भारतीय जनता पार्टी को ही एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। संघ को सत्ता से ज्यादा संगठन की फिक्र है और वो संगठन उसे दलदल में धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस कीचड़ पॉलिटिक्स से संघ फिर से कमल को बाहर लाना चाहता है और पूरा देश भी राजनीति के इस कीचड़ से देश के लिए एक कमल खिलाना चाहता है। सत्ता और सियासत में रहते हुए भी उससे बिल्कुल अलग एक नेता खोजना चाहता है। वीडियो के अंत में आपसे विदा लेते हुए वही अपील कि हमारे चैनल का सहयोग कीजिए, जिसके लिए आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।